25 फरवरी 1968। अब ये डेट कोई ऐसी नहीं है कि कोई महागणितज्ञ पैदा हुआ हो, कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ हो। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई थी। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे किसी कंक्लूजन तक आपको पहुंचाना है, इसलिए आप ये ना कहें कि मैंने आपको अधूरी बात बताई है। 19 जून 1970 को इस शादी से दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पैदा हुआ, जो रोज नई नई खोज करता है। और उसी शादी से 12 जून 1972 को एक बेटी पैदा हुई। मुझे उनकी उम्र न तो पता है न मैं जानना चाहता, लेकिन एवरेज उम्र कोई 50-40 के आसपास तो होगी। 40 साल में उस बेटी का एक ही कंट्रीब्यूशन है। जब पूछो कि तुम क्या करना चाहती हो, कैसे करना चाहती हो, तो कहती है मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, मेरी बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं। तो भाई किसी और का भी कोई कंट्रीब्यूशन है, किसी उन्हीं का ही है। लेकिन इन दो गुणों के बाद वो पैदा हुई और आज की डेट में मैंने सुना है सबसे आगे हैं वो। उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई और 13 मार्च 1980 को इस शादी से एक बेटा पैदा हुआ जिसे वरुण गांधी कहते हैं। 23 जून 1980 को, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, एकदम हार्ड फैक्ट है ये। मैंने उनको सिर्फ क्रमवारी रखा है और ऊपर नीचे नहीं किया, जो हुआ है वही बता रहा हूं। 23 मार्च 1980 को उस शादी से वरुण गांधी का जन्म हुआ और 23 जून 1980, एक ही साल है, लंबा समय नहीं है। उस समय तक प्रधानमंत्री निवास में कौन विराजमान था, यह आप तय करें कि 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ है और 23 जून 1980 को संजय गांधी की फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करते हुए उनके जेट बंद हुआ और उनकी मौत हो गई। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और उसके बाद आप सब ने एक तस्वीर देखी होगी, उस समय के सबसे बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे एक तस्वीर छपी थी। कौन इंदिरा गांधी के साथ उस एक सफदरजंग रोड में रहता था, किसके इशारे पर संजय गांधी की पत्नी और उनके 1.5 साल के बेटे को एक सफदरजंग रोड पर सामान निकाल के फेंक दिया गया था। इतनी बड़ी तस्वीर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स में। आज तक किसी ने पूछा नहीं, उसके आगे बढ़ गए और मात्र 2 साल के अंदर 31 अक्टूबर 1984 को, जबकि ये कहा गया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जान को खतरा है, तब भी कौन लोग थे जिन्होंने उस सुरक्षा को इनकार कर दिया। और जिस दिन उनका एक विदेशी टेलीविजन के साथ इंटरव्यू था, किसने घर में से उस विदेशी टेलीविजन को कहा कि मैडम 15 मिनट बाद लेट आएंगी, और मैडम 15 मिनट बाद निकली और 2 सुरक्षा गार्डों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद दुनिया भर के सवाल खड़े हुए और फौरन ही चंद 2-1.5 महीने के अंदर 31 दिसंबर 1984 को 40 साल का पुत्र हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते देश का पहला प्रधानमंत्री बना।
और उन्होंने शपथ ली 1989 में, और 89 तक आते आते बहुत सारे जो मेरी उम्र के होंगे, मुझसे और ज़्यादा के होंगे, और नहीं हो तो सर्च कर लीजिएगा, उस समय क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, इंदिरा गांधी की तो सबको सिक्योरिटी दी गई थी, उस चुनाव में कोई 8 सभाएं होनी थी, उनमें 6 सभाओं में जिस परिवार में 2 बड़ी मौतें हो गई हों, उस परिवार के आदमी की सुरक्षा को आपने कमजोर किया। और जो आखिरी सभा थी, उस सभा में, हर सभा में मैडम मौजूद थी, उस आखिरी सभा में नहीं गई, और वो आखिरी सभा 21 मई 1991 को हुई, जब श्री पेरम्बदूर के अंदर एक युवा प्रधानमंत्री को तमिल टाइगर्स ने माला पहनाते समय सुसाइडल माला से बम धमाके से राजीव गांधी को उड़ा दिया। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 में हुई। जो आज बड़ा संस्कार का ड्रामा पेट रहे हैं कि सर से पल्लू लेते हैं और फलाना लेते हैं, ये भावुक बातों से देश नहीं चलता है। तब किसी ने भी ये उनसे नहीं पूछा कि 21 मई में जिस देश का प्रधानमंत्री मारा जाए, उस देश के अंदर भारतीय सभ्यता में हमारे घर में अगर हम एक पालतू कुत्ता भी होता है और वो अक्सर मर जाता है तो घर कई दिन तक बड़े अफसोस में रहता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है और 21 जून 1991 को ही मात्र 1 महीने के गैप में राजीव गांधी फाउंडेशन बनता है। और उस राजीव गांधी फाउंडेशन में कौन कौन है इसका अंदाजा नहीं है आपको, और आज की पीढ़ी जो है शायद इनको पता नहीं होगा। उसके जो मेन ट्रस्टी हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें चिदंबरम साहब भी हैं, लेकिन एक ट्रस्टी को आजकल आप बहुत टेलीविजन पे देखते हैं कभी कभी, पता नहीं उसे देखने के बाद आप कुछ समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। वो भारत में नहीं रहते अब, लेकिन उस ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं, मैडम तो है ही। उनका नाम जानते? कभी आपके ध्यान में ये बातें गई? उसी ट्रस्टी का नाम है सैम पिट्रोडा, जो आजकल आलू से सोना बनाने वाली मशीन के विदेशी दौरे देखते हैं। उनका यही काम है। और उसके बाद किसी ने नहीं आज तक पूछा ये बात। ये सब हमारे दौर में हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन बना और एक डेट है 29 नवंबर 1994। ये डेट नहीं याद होगी आपको। एक विचित्र घटना है, जाकर के सब फ्लैशबैक में आप देख सकते हैं। आनंदपुर साहब में देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो बुरी तरह से आहत थे उनके व्यवहार के कारण, आनंदपुर साहब में दर्शन करने के बाद उन्होंने लोकल पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने बहुत दिन धैर्य रख लिया, मैं दिल्ली जा रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं देश को बताना चाहूंगा कि बोफोर्स में किस किस ने रिश्वत ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वहां से निकले हैं आनंदपुर साहब ने, और एक ट्रक के सामने से टक्कर मारी और वो बुरी तरह घायल हुए, अचेत हो गए, उनको होश ही नहीं आया और 7 दिन एम्स में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज तक कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई कमीशन नहीं बैठा इस काम के लिए कि देश का एक्स राष्ट्रपति एक ट्रक की टक्कर से मारा जाता है। बात हशप हो गई और लोग आगे बढ़ गए। इसलिए उस दौर में जब सब कुछ ये हो गया तो उस समय संकट ये हुआ कि आफ्टर राजीव गांधी किसको सत्ता पे बिठाएं, और सत्ता पे बैठने वाला कहीं हमसे बड़ा ताकतवर ना हो जाए। तो जितने भी ऐसे लोग थे उन सबको नजरअंदाज किया। और 1997 में
जिनके बाल इंदिरा गांधी जैसे थे, नाक इंदिरा गांधी जैसी थी, उस दुनिया के, भारत के, और मैं समझता हूं उस समय के दौर में विश्व के कुछ ताकतवर परिवारों में से वो एक परिवार था। उसकी शादी उत्तर प्रदेश के एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के रॉबर्ट वाड्रा से की गई। लोगों का अचंभा हुआ। बहुत सारे लोग तो काफी समय से उल्टे रेजर से दाढ़ी बना के घूम रहे थे कि हमसे हो सकता है, शायद कोई चांस मिल जाए, लेकिन वो उन बेचारों को उस सूट में नहीं मिले। और पीतल का छोटा मोटा सा व्यापार करने वाले राजेंद्र वाड्रा के बेटे रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी की शादी हुई है। शादी किससे करें इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, ना मैं कोई हो कह सकता इस बात को। मैं अपने आर्गुमेंट को बिल्टअप करने के लिए कह रहा हूं। यह कोई विचारधारा नहीं है। मैं तथ्यों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप इस नतीजे पे पहुंचे, मेरे कहने से नहीं। इसमें जितनी चीजें किसी को गायब नहीं कर रहा। लोग कहेंगे ये वाली बात नहीं आपने बताई, मेरा कोई एजेंडा नहीं भाई। 11 जून 2000 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला देश का युवा, जो 5 साल तक इस देश का गृह मंत्री रहा, कांग्रेस का युवा लीडर था, यंग टर्क नाम का एक स्लैग चला था उस जमाने, ये सब यंग टर्क कहलाते थे। 5 साल जो आदमी गृह मंत्री रहा हो, दिल्ली से निकल के अपनी गाड़ी में जाए और जयपुर घुसने से पहले ही उसकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और उसकी मौत हो जाए, और हमने आज तक उसका कोई पोस्टमार्टम, कोई कमीशन, किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, आज तक नहीं हुआ। उसका नाम था राजेश पायलट। वो चले गए, हमने बात आगे बढ़ गए, हमको क्या लेना देना है। 16 अप्रैल 2001 को भारत के और करीब करीब कई देशों को अगर जोड़ लें तो सबसे ताकतवर परिवार में जिसकी बहन ने शादी देश की ताकतवर सबसे पुरानी फैमिली से की हो, उस फैमिली में शादी करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली से नई गाड़ी में बैठती है। उसके साथ एक कोई अज्ञात महिला बताई जाती है जो पिछले 40 साल में आज तक पता नहीं चला वो कौन थी। वो अज्ञात महिला के साथ एम्बेसडर गाड़ी में निकलती है और राजस्थान के अलवर की बिहोर तहसील तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी में एक धमाका होता है और आग लग जाती है और दोनों जल के मर जाते हैं। कोई कमीशन नहीं बैठा। इतनी बड़ी मौतों के बाद कोई नहीं पूछा और समाप्त हो गई कहानी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए और सितंबर 2001 में उसी पार्टी में एक पोटेंशियल लीडर, पावरफुल लीडर, मध्य प्रदेश का रहने वाला, देश विदेश में पढ़ने वाला, उस आदमी को यह माना जा रहा था कि वो सेकंड पोटेंशियल युवा लीडर हो सकता है, देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे डर था कि युवा अगर इस सत्ता पे बैठ गया तो फिर जो राजीव गांधी की हत्या से जो उपजी हुई संपत्ति है वो खत्म हो गई तो सत्ता हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी। माधवराव सिंधिया, उसमें 4-5 पत्रकार थे, 2 बड़े कैमरामैन थे। दिल्ली से उनका नया जहाज चलता है, उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी के ऊपर जाते ही उसमें एक धमाका होता है और माधवराव सिंधिया, उनकी मौत हो जाती है। आज तक उस पर कोई कमीशन, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। सब ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद में 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा एक सामान्य से टिपिकल लोअर मिडिल क्लास मार्केट के अंदर एक छोटे से कमरे में पंखे में लटके मिले। किसी ने पूछा नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली में ये मौतें हो रही हैं, न जिसका पोस्टमार्टम है, न जिसकी कोई रिपोर्ट है, न इस पे कोई चर्चा है, न अखबारों ने खबरें बनाई, सब शांत। और रिचर्ड वाड्रा अपने कमरे में मारे गए। कहा गया उन्होंने सुसाइड कर लिया है।
क्यों किया ये किसी को नहीं पता। और उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि उस समय ऐसे बहादुर लोग थे, लेकिन समाज जब चोर उचक्कों दलालों को हीरो मान लेता है तो समाज में बहादुर नहीं पैदा होते हैं, फिर चोर उचक्के दलाल बनने की रेस लग जाती है। इसलिए जब आपको इतिहास का पता नहीं होता तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, इसलिए हर घटना को भूलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी घटना में एक और घटना है जिससे मैं अपनी बात को जिस निष्कर्ष पर ले जाना चाहता हूं वो आप तय करें। दिल्ली में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वो अब नहीं रहे, और इत्तेफाक से एक लंबे समय तक बड़े खानदानी आदमी थे, बड़े रईस लोगों में से थे। और एक मैगजीन निकलती थी आउटलुक, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों निकलती थी, उसके एडिटर थे। उनकी ये खोपड़ी घूमी और बहुत सारे राष्ट्रवादी ज्ञान बहुत बांटते हैं, ये अखबार निकाल रहे हैं, हम क्रांति ला रहे हैं। लिखा किसी ने नहीं, लिखा हार्डकोर लेफ्ट विंग के आदमी ने, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी से। 90% लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे, हमारे सीनियर रह चुके हैं। वो उस मैगजीन के एडिटर थे। उन्होंने उनको डाउट हुआ और एक दिन उन्होंने मुरादाबाद से रॉबर्ट वाड्रा के पिता को बुलाया और उनसे बातचीत की, और उनसे बातचीत करते हुए कई सवाल पूछे। अब वो लीजेंडरी आदमी थे, सीजन्ड आदमी थे, उन्होंने कैसे कॉन्फिडेंस में लिया कि वो अपनी बात बता सके, और पूरा इंटरव्यू एज इट इज छापा। आप सब लोग, आज गूगल का जमाना है, आउटलुक मैगजीन, विनोद मेहता और वाड्रा, इतना लिखेंगे तो पूरा इंटरव्यू आप पढ़ लेंगे। उस इंटरव्यू में की जो हेडलाइन थी, जो पत्रकार थे उनका नाम था विनोद मेहता, और जो राजेंद्र वाड्रा पिताजी थे रॉबर्ट वाड्रा के, उनका इंटरव्यू छपा। और उसकी अंग्रेजी में हेडलाइन थी, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। अगर वो हिंदी में कहें तो उन्होंने कहा कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता हूं। और इंटरव्यू लेने के 7 दिन बाद सड़क के किनारे मरे मिले। आज बड़ी चर्चा आपके यहां होती है, उसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया। हम वहां से निकल के आए हैं, इसलिए शायद हम बहुत सारी चीजों को जानने से घबराते हैं। सच बोलिए, सच के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हां, कुछ दलाल हैं हिंदुओं में जिनको सच से बड़ी तकलीफ है। सच सच ही होता है, आप कौन है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे और आपके होने से सच नहीं बदलता है। इसलिए पूरी ताकत से बोलिए। इस यात्रा में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है, किसी के प्रति नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन किसी को इस मंच से ये कह के कि वो बहुत बड़े आदमी है, तो आदमी होंगे गलत। अगर कुकर्म किया है तो मैं यहीं से उतनी ताकत में बोलूंगा। मेरे लिए यहां मंच पे पहुंचने के बाद ये मेरा है, ये मेरे संगठन का है, मेरा लेना देना नहीं है। मैं तो कभी कभी आयोजकों को बुला कह देता हूं, आपने मुझे बुलाया है, बड़ा रिस्क लिया है। मंच पे पहले जाने के बाद तो मैं उनका भी नहीं होता। इतना तो रिस्क लेता हूं कि लौटने की टिकट है तब भी मैं बोलता हूं, मैं यहां सच बोलूंगा। और मैं अगर यहां से कोई शब्द, जितना मैं कह रहा हूं कि एक्सटेम्पर बोलने में हो सकता है कोई एक डेट 25 की जगह 26 निकल गई होगी, लेकिन समग्रता में मैंने कोई इशू किसी पार्टी, किसी विचारधारा से नहीं है। करेक्ट फैक्ट आपके पास होना चाहिए कि दुनिया में जब बोले लोग कि हाँ ठीक है, लेकिन बात इसकी सही है, ये ताकत होनी चाहिए।